जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे। आज हम जो नेक्स्ट स्टोरी करने जा रहे हैं उसका टाइटल है हाउ इट हैपेंड। आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, जरा देखिए। उसका टाइटल है हाउ इट हैपेंड और ये लिखी है सर आर्थर इग्नेटियस कोनान डॉयल ने, जो कि 1859 में पैदा हुआ था और 1930 में उसकी डेथ हुई थी। इसकी ये स्टोरी जो है ये इसके पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड है। जैसे कि आप टाइटल को ही देखिए, हाउ इट हैपेंड, और साथ ये पिक्चर देखिए। विजिबल है अगर पिक्चर आप देखें ज़रा इसको, कि ये कार है जिसका शायद एक्सीडेंट हो गया है और कुछ लोग जो हैं वो देख रहे हैं। तो इससे हमें ये नज़र आ रहा है कि जैसे किसी कार का एक्सीडेंट हुआ है जिसपे यकीनन जो राइटर है उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है, चूँकि वो खुद जो है उस पर सफ़र कर रहा होगा, तो उसके साथ ये हादसा पेश आया। तो वो हादसा कैसे पेश आया, जिस तरह एक्सीडेंट्स में मोस्टली हमको नहीं पता चलता होता कि ये हादसे कैसे हो जाते हैं, उसी तरह उसको भी पता नहीं चला और बाद में उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको परसीव करने के लिए उसने ये स्टोरी लिख दी कि हाउ इट हैपेंड। तो चलें एक्चुअल स्टोरी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इसके राइटर को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। स्लाइड्स की तरफ देखिए। हाउ इट हैपेंड इज अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय सर आर्थर इग्नेटियस कोनान डॉयल, जो कि पहली बार पब्लिश हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड पे। और उस वक्त एडवर्ड का इरा था 1918 में। तो कोनान डॉयल ने असल में जो अपनी राइटिंग शुरू की थी वो विक्टोरियन इरा में की थी। ये जो स्लाइड आपको नजर आ रही है इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। अब इसकी समरी क्या है स्टोरी की, जिस तरह मैं आपको पहले समरी बताया करता था कि कहानी क्या है, वो जरा कहानी अब देखते हैं कि इसमें कहानी क्या बयान की गई है। द स्टोरी इज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन द नैरेटर। इसका मतलब ये है कि इसके करेक्टर्स जो हैं उनको ज़हन में रखिए। एक इसमें करेक्टर आ रहा है नरेटर, ये आपको नजर आ रहा होगा। नरेटर इसमें एक करेक्टर आ गया, इंट्रोड्यूस उसने करवा दिया, और ये फर्स्ट पर्सन के तौर पे इसने नरेट की है, मतलब यही एक ही बोलने वाला है। इज अ मैन हु इज met at the beginning of the story by his chauffeur। चौफियर कहते हैं, ये जो वर्ड आ रहा है, ये जो गाड़ियां नई होती हैं उनको टेस्ट करके देने वाला जो ड्राइवर होता है उसको चौफियर कहते हैं। तो दूसरा करेक्टर क्या है इसमें, एक तो नरेटर आ गया और दूसरा उसका करेक्टर जो है वो चौफियर आ गया, यानी कि जो गाड़ियों को टेस्ट करके देता है कि गाड़ी ठीक है। अगर किसी ने नई गाड़ी निकलवानी हो तो उसको ड्राइव करता है और चेक करके देता है कि उसकी सारे फंक्शन काम कर रहे हैं आया कि नहीं। ये दूसरा करेक्टर हो गया। परकिंस, उसका नाम क्या है, परकिंस है। एट 11:30 एट द लिटिल कंट्री स्टेशन। अच्छा, ये इसको मिलता है, टाइम भी उसने बता दिया, 11:30 का टाइम है। और उसने वहां पे सेटिंग, जो जगह है जिस जगह वो मिले थे उसको भी उसने बता दिया, लिटिल कंट्री स्टेशन। ये उस स्टेशन का नाम है लिटिल कंट्री स्टेशन, जहाँ पे ये दोनों लोग मिले while coming back from लंदन, लंदन से वापस आए। He wanted to try his new car। अब नई कार उसने ली थी, तो नरेटर जो है उसको टेस्ट करवाना चाहता था, उसका टेस्ट करना चाहता था। wanted to try his new car which had been delivered that day, जो उसे
उसी ही दिन मिली थी, शोरूम से उसी दिन वो निकलवा के आया था। He was warned that the gears were not of the same type he is used to. उसको पहले ही ये जो उसका चौफियर है उसने बता दिया उसको कि ये इसके गेयर, ये जो गाड़ी है इसके गेयर बिल्कुल उस तरह के गेयर नहीं है जिस तरह आप पहले गाड़ियां चलाते रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई मैनुअल गाड़ी चलाने वाला है और उसको ऑटो गाड़ी पे बैठना पड़ जाए तो उसको समझ नहीं लगेगी जल्दी कि इसके फंक्शन गेयर कैसे कर रहे हैं। तो वही केस इसके साथ भी था, उसको वार्न कर दिया चौफियर ने कि इस गाड़ी के गेयर बिल्कुल उसी तरह के नहीं है जिस तरह आप यूज टू हैं, मतलब पहले आप चलाते रहे हैं। बट ही इंसिस्टेड ऑन ड्राइविंग, लेकिन नरेटर क्या कहता है, उसने इंसिस्ट की, जिद की कि नहीं जो भी है उसे ड्राइव करना है उसको। They were just over the brow of Crystal Hill. अब ये एक और जगह है, अब गाड़ी पे बैठ गया है, वो गाड़ी पे उसने ड्राइव करना शुरू कर दी है और जगह जो है वो उसने बता दी क्रिस्टल हिल है, उसकी बिल्कुल वो चोटी पर है, उसके ऊपर वो ड्राइव कर रहे हैं, मतलब रास्ते बने हुए हैं उस पर वो ड्राइव कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि वहां पे रास्ते नहीं थे और आयन वो चोटी पे चढ़ गए और वहां से गाड़ी उसने क्या ड्राइव करनी थी, ऐसा नहीं है। मतलब पहाड़ी रास्ते बने हुए थे, रूट बने हुए थे, वहां पे वो चले गए। वन ऑफ द वर्स्ट हिल्स ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड की कहता है कि ये जो क्रिस्टल हिल्स थी वो बहुत उसके रास्ते जो है वो बहुत कठिन थे, उन पे वो ड्राइव करने जा रहे हैं। When he lost all control on the speed of the car, तो वहां पे ड्राइव कर रहा है अब ये, और इसका कंट्रोल जो है उसकी स्पीड को ये कंट्रोल नहीं कर पाता। तो he tried to bring the car back to his house, अपने घर की तरफ वापस रवाना होने की उसने कोशिश की। व्हील्स वायरिंग लाइक अ हाई विंड, तो गाड़ी बहुत तेज चल रही थी। एंड डिड नॉट जंप इवन व्हेन एडवाइज्ड टू डू सो बाय परकिंस, जबकि उसको उसका जो टेस्ट करवाने वाला साथ चौफियर परकिंस बैठा था उसने उसको कहा भी कि इसको कंट्रोल करो, या फिर जब कंट्रोल नहीं हुई तो उसने उसको कहा कि तुम जंप कर दो, तो उसने जंप नहीं किया। इन द एंड क्या हुआ, he managed to reach home but crashed into the park gate. गाड़ी उससे अनकंट्रोल कंट्रोल नहीं हो रही, घर तो वो पहुंच गया है लेकिन उसका पार्क गेट, ये जो है पार्क गेट, उसके साथ गाड़ी उसकी टकरा गई है। एंड द स्टोरी एंड्स विद परकिंस हैविंग इंजर्ड हिज लेग। तो स्टोरी यहाँ पे खत्म होती है कि परकिंस जो है वो जख्मी हो जाता है, उसकी जो टांग है वो जख्मी हो जाती है। एंड द नरेटर मीटिंग अ डेड फ्रेंड स्टैनली, और जो नरेटर था वो भी साथ था, उसका एक दोस्त था स्टैनली, उसको भी ये गोया कि ये 4 लोग थे वहां पे मौजूद, स्टैनली भी था साथ। तो क्या होता है, एक हादसा होता है, स्टैनली की डेथ हो जाती है, इनके साथ जो साथी था ये तीनों बच जाते हैं, नरेटर बच जाता है, परकिंस चौफियर बच जाता है, और सॉरी ये 3 कैरेक्टर थे। एक नरेटर तो खुद ड्राइव करने वाला था जो जिद पे आया हुआ था, और जो चौफियर परकिंस है ये इसका एडवाइजर था, एडवाइस करने वाला था, टेस्ट करवाने वाला था, और तीसरा इसका स्टैनली था, स्टैनली इनके साथ था जिसकी डेथ होगी। tells him that he himself died in the accident, जो कि उसको बता रहा है अब कि स्टैनली की डेथ हो जाती है। अब ये ओवरऑल स्टोरी है इसकी। आगे वाली जो स्लाइड्स हैं इस पे थीम दिया गया है कि इस स्टोरी का एक्चुअल में थीम क्या है। तो थीम जरा देखिए एक नजर। सेंट्रल थीम इन दिस स्टोरी इज लॉयल्टी एंड कंपेनियनशिप। ये इसके मेन 2 ही थीम आ रहे हैं, एक ये लॉयल्टी वफादारी, और दूसरा कंपेनियनशिप दोस्त होना, दोस्ती का होना, साथ निभाना। ये 2 इसके मेन थीम है इस कहानी में।
जो बयान किए गए हैं। चॉफियर परकिंस अब इनको एक्सप्लेन कर रहा है कि ये थिंग कैसे हैं। ऑफर्स टू टेक कंट्रोल ऑफ द कार। अब ये बार बार जो है नरेटर को चॉफियर कह रहा है परकिंस कि कार को कंट्रोल करो, उससे उसकी वफादारी है, गोया के कंपेनियनशिप है उसके साथ, which would have allowed the narrator to escape the vehicle, जिससे क्या होता कि वो कंट्रोल कर लेता गाड़ी को और हादसे से बच जाता। However, the narrator refuses to leave his chauffeur behind. लेकिन नरेटर क्या करता है, चॉफियर की बार बार वो जो उसको रिक्वेस्ट कर रहा था, एडवाइस कर रहा था, उसको इग्नोर करता है, नहीं बात मानता। रिमेन्स इन द कार अंटिल द एंड, आखिर तक खुद ही कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ड्राइव करने की कोशिश करता है, even offering to take the wheel himself and allow Perkins to jump. और परकिंस को कहता है तुम जंप कर लो, मेरी खैर है। लेकिन परकिंस जो है और इनके साथ तीसरा स्टैनले जो तीसरा कैरेक्टर था वो भी, अब तीनों क्या है एक दूसरे के लिए गोया के वफादारी निभा रहे हैं। जंप करने की नरेटर इसको परकिन को कह रहा है कि तुम जंप कर जाओ, मैं कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन ये जंप नहीं करता। तो लॉयल्टी है। और कंपेनियनशिप क्या है कि वो तीनों ही गाड़ी से, उन तीनों में से कोई एक भी शख्स जंप करने के लिए रेडी नहीं है और वो हादसा उनके साथ हो जाता है, लेकिन वो दोस्ती और वफादारी साथ एक दूसरे के निभाते हैं। तो ये स्टोरी थी ओवरऑल, जो कि हमारी हाउ इट हैपेंड, ये हादसे के मुतल्लक स्टोरी, तो ये कैसे हुआ था उसने लिखी, उसका पर्सनल एक्सपीरियंस था और स्टोरी मैंने आपको बयान कर दी। उसके ये मेन थीम दो ही हैं, कंपेनियनशिप और लॉयल्टी। ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक है वो है हमारा ग्रामर से रिलेटेड अगला पोर्शन, जो कि आपको स्लाइड पे नजर आ रहा है, करेक्शन ऑफ एरर्स एंड द यूज ऑफ एडवर्ब। एडजेक्टिव हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था और अगला जो है पोर्शन वो है करेक्शन ऑफ एरर्स एंड द यूज ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब को मैंने जब डिफाइन किया था, आपको बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हम पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि एडवर्ब इज द वर्ड दैट एड्स समथिंग in the meaning of a verb, an adjective or an other adverb. गोया के एडवर्ब जो होता है ये तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच के मीनिंग में इजाफा करता है। एक वर्ब के मीनिंग में यानी कि फेल के मीनिंग में, एक एडवर्ब जो दूसरा एडवर्ब कोई और एडवर्ब हो वो उसके मीनिंग में, और एक एडजेक्टिव के मीनिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे एडवर्ब की क्या क्या गलतियां होती हैं और कौन से एडवर्ब मोस्टली वो एरर्स एंड करेक्शन के पोर्शन में देता है, उनसे रिलेटेड हम पढ़ेंगे कौन से एरर्स होते हैं। इसका रूल नंबर 1 देखिए जरा, द एडवर्ब वेरी। अब इससे हमें पता चला कि वेरी ये जो लफ्ज लिखा हुआ है ये एक एडवर्ब है। ठीक है, अब इसके बारे में वो बता रहा है कि द एडवर्ब वेरी is always used before the first degree of any adjective or adverb। कहता है कि ये जो लफ्ज यानी कि एडवर्ब वेरी है ये हमेशा किसी भी एडजेक्टिव या किसी भी दूसरे एडवर्ब की पहली डिग्री से पहले इस्तेमाल किया जाता है। पहली डिग्री हमने पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में कि 3 डिग्रीज होती हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट या बिग, बिगर, बिगेस्ट। ठीक है, तो ये रूल क्या कह रहा है, ये रूल कह रहा है कि ये जो एडवर्ब वेरी है ये हमेशा किसी भी एडजेक्टिव या किसी भी एडवर्ब की जो पहली डिग्री होती है उससे हम इसको पहले लगाते होते हैं। जबकि एडवर्ब जो मच होता है इसमें मच का हमें पता चला कि ये दूसरा एडवर्ब है, वेरी की तरह मच भी एक एडवर्ब है, दूसरा एडवर्ब है। कहता है इसको ऑलवेज यूज्ड बिफोर द सेकंड डिग्री ऑफ एनी एडजेक्टिव और एडवर्ब। इसके ऑपोजिट है कि कोई भी एडजेक्टिव
या एडवर्ब की जो दूसरी डिग्री होती है उससे पहले हम जो एडवर्ब मच होता है उसको लगाते होते हैं, और जो एडवर्ब वेरी होता है ये किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब की पहली डिग्री से पहले लगाते हैं। अब इनकी एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पे देखिए पहली एग्जांपल दी गई है, ही इज मच हैप्पी टुडे। यहाँ पे देखिए ही इज मच हैप्पी टुडे। हैप्पी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हैप्पी एडजेक्टिव है, और मच यहाँ पे क्या है, मच यहाँ पे एडवर्ब है, लेकिन इसने एडवर्ब की यहाँ पे क्या कर दिया कि इसने यहाँ पे मच को रूल में देखिए कहता है कि सेकंड डिग्री होनी चाहिए, उससे पहले हम मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, इसकी हैप्पी जो एडजेक्टिव है इसकी तीन जो डिग्रीज है वो क्या क्या है, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। तो मच का क्या होना चाहिए था कि अगर मच को इस्तेमाल करना तो यहाँ पे हैप्पियर होना चाहिए था, ठीक है ना, सेकंड डिग्री से पहले हम मच लगा सकते हैं। तो करेक्ट क्या हो गया, यहाँ पे हैप्पी चूंकि फर्स्ट डिग्री लगी हुई, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट होता है ना, तो पहली डिग्री है, तो यहाँ हम मच इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे हम पहले वाला जो एडवर्ब है वेरी वो इस्तेमाल करेंगे। तो गोया के ये वेरी एडवर्ब जो था किसी भी एडजेक्टिव और एडवर्ब की पहली डिग्री से पहले लगाना है, तो गोया कि यहाँ पे ये वेरी करेक्ट हो जाएगा, मच अगर लगा होगा तो ये इनकरेक्ट होगा। इसी तरह दूसरी एग्जांपल देखिए, ही इज वेरी हैप्पियर टुडे। अब यहाँ पे देखिए उसने वेरी लगा दिया, हैप्पियर उसने दूसरी डिग्री लगा दी, ठीक है। तो यहाँ पे गलती क्या आ गई है, गलती ये आ गई है कि दूसरी अगर डिग्री लगी हुई है तो उससे पहले मच का इस्तेमाल आना चाहिए, उसने वेरी का इस्तेमाल किया हुआ है, तो यहाँ पे करेक्ट क्या सेंटेंस हो जाएगा, ही इज मच हैप्पियर टुडे, ये करेक्ट हो जाएगा। आई होप इट वुड बी क्लियर। जी नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कहता है कि वो यूज द एडवर्ब वेरी before the present participle, whereas we use the adverb much before the past participle. अब सबसे पहले पार्टिसिपल क्या होता है ये मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा, इस रूल को फिर बाद में समझने की कोशिश करते हैं। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। हम जब पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे थे मैंने आपको बताया पार्टिसिपल क्या होता है, जब वर्ब होता है उसके साथ जब आई लगा दिया जाता है तो वो पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है। कोई एक वर्ब होता है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिए सरप्राइजिंग पार्टिसिपल है, इसकी मिसाल ले लीजिए, इसको सरप्राइज तक महदूद करें आप लोग, अगर सरप्राइज तक देखेंगे हम, साथ ही भी होना था लेकिन आई होने की वजह से वो नहीं है, सरप्राइज को देखें तो वो वर्ब है, उसके साथ आई लगा दिया तो ये क्या हो गया, पार्टिसिपल हो गया। लेकिन ये आई लगा हुआ है इसके साथ तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। इसी तरह अगर हम उसके साथ ईडी लगा देते हैं तो वो पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है। नीचे देखिए लफ्ज वही है सरप्राइज और साथ डी या ईडी लगा दें तो ईडी पास्ट में चला गया तो इसको हम कहते होते हैं पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल इसको कहते हैं। अब रूल क्या है, रूल कहता है कि वो यूज एडवर्ब वेरी बिफोर द प्रेजेंट पार्टिसिपल, जहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया जाए कहता है उससे पहले हमने वेरी का इस्तेमाल, एडवर्ब जो वेरी है उसका इस्तेमाल करना है। सिमिलरली जहां कहीं पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल आ जाए उससे पहले हमने जो एडवर्ब मच है उसका इस्तेमाल करना होता है। अब एग्जांपल देखिए, उसने कहा इट इज मच सरप्राइजिंग न्यूज,
प्रेजेंट पार्टिसिपल है, रूल हमारा क्या कहता है, उससे पहले वेरी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसने प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले क्या किया हुआ है, मच का इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। करेक्ट सेंटेंस कैसे होगा, अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल को मद्देनजर रखते हुए इस रूल के मुताबिक वेरी का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज वेरी सरप्राइजिंग न्यूज। ये वेरी का आ गया तो ये करेक्ट सेंटेंस हो गया। सिमिलरली दूसरा देखिए, आई वॉज वेरी सरप्राइज टू सी हर। यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल आ गया तो रूल हमारा कहता है कि पास्ट पार्टिसिपल से पहले हमने मच का इस्तेमाल करना है, तो इसने वेरी का इस्तेमाल किया हुआ है, इसीलिए इनकरेक्ट सेंटेंस है। तो हमने नीचे करेक्ट सेंटेंस कैसे कर दिया, आई वॉज मच सरप्राइज टू सी हर, तो ये करेक्ट सेंटेंस हो गया। आई होप इट वुड बी क्लियर। आगे देखिए जी, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में वो कहता है the adverbs like very and much are used to give the positive sense, whereas the adverb to is used to give the negative sense. अब कहता है कि ये जो एडवर्ब्स होते हैं वेरी और मच वाले, ये हमेशा मुस्बत मीनिंग देते हैं, मुस्बत सेंस देते हैं, जबकि टू का एडवर्ब जो है ये हमेशा नेगेटिव के मीनिंग में इस्तेमाल किया जाता है, इसको हम नेगेटिव के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए आगे, कहता है ही इज टू वीक, ही इज टू वीक। उसने यहाँ पे एडवर्ब टू का इस्तेमाल किया इस सेंटेंस में, he is too weak। हमने पढ़ा कि टू का जो एडवर्ब है ये नेगेटिव सेंटेंस देता है, यानी कि वो कह रहा है यहाँ पे कि वो कमजोर नहीं है, सेंस देना चाह रहा है, ये गलत हो गया, होना ये चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है तो बहुत कमजोर है। हाँ, टू को तब हम इस्तेमाल सही कर सकेंगे अगर यहाँ पे लिखा होता ही इज टू वीक टू वॉक, आगे लिखा होता, यहीं पे मैं आपको कह देता हूँ ही इज टू वीक, और मैं साथ कह देता हूँ अगर टू वॉक, अगर ऐसे आ जाता तो ये टू का इस्तेमाल सही होना था कि फिर इसने अपने नेगेटिव मीनिंग देने थे। ठीक है, ही इज टू वीक टू वॉक, मतलब वो इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता, उसके मीनिंग फिर ये बन जाने थे। या इस तरह अगर ये टू इस्तेमाल होता है तो फिर ये नेगेटिव मीनिंग देगा और ये फिर इसका इस्तेमाल सही होगा। लेकिन अगर ये सिंपली इसके साथ इस्तेमाल होता है ही इज टू वीक, तो फिर ये गलत होगा, फिर इसकी बजाय टू की बजाय पॉजिटिव मीनिंग देने के लिए हमको वेरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एडवर्ब जो वेरी है इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, ही इज वेरी वीक, करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। ये रूल नंबर 3 था। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 में कहता है द फॉलोइंग एडवर्ब्स are always used before the form of verb, but they are always used after the helping verb। अच्छा, नीचे उसने कुछ एक लिस्ट दी हुई है जो कि एडवर्ब्स कहलाते हैं, और वो लिस्ट कौन सी है, वो लिस्ट ये वाली है, ऑलवेज, अगेन, ऑफन, सेल्डम, नेवर, एवर। कहता है कि ये वाले एडवर्ब्स, कहता है कि इनको हम पहले इस्तेमाल हमेशा करते हैं जब सिर्फ वर्ब का इस्तेमाल किया गया, किसी वर्ब की पहली फॉर्म हो, चाहे वो दूसरी फॉर्म हो, तीसरी फॉर्म हो, लेकिन हो वो वर्ब, उससे हमने इन एडवर्ब्स को पहले यूज करना है, तब ये करेक्ट तस्वर किए जाएंगे। लेकिन इसके ऑपोजिट क्या है, कहता है कि अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, मतलब वो वर्ब नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब होता है, तो इन्हीं ही
एडवर्ब का इस्तेमाल आ जाता है तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद में इनको इस्तेमाल करेंगे, तब वो करेक्ट तस्वर किए जाएंगे। अब देखिए आगे क्लियर हो जाएंगी, हम एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 देखिए, ही स्पीक्स द ट्रूथ ऑलवेज। यहाँ पे स्पीक्स एक वर्ब आ गया। ऑलवेज ऊपर वाली लिस्ट में से देखिए ये दिया हुआ है, ऑलवेज एक एडवर्ब आ गया। तो रूल हमारा क्या कहता है, रूल हमारा कहता है कि अगर कोई वर्ब की फॉर्म आ जाए तो उससे हमने पहले इसको इस्तेमाल करना है, एडवर्ब को। तो नीचे करेक्ट दिया गया, या इनकरेक्ट इसलिए है कि आखिर पे दिया गया था। करेक्ट इसलिए है कि स्पीक्स जो कि वर्ब था उसके पहले हमने इसको लगा दिया तो ये करेक्ट हो गया। He always speaks the truth, तब जाके ये सही सेंटेंस हो गया। इसी तरह दूसरी एग्जांपल देखिए, वी हैव विजिटेड कागान ऑफन। हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, विजिटेड यहाँ पे सिर्फ वर्ब है, तो यहाँ पे हैव जो है इसको मद्देनजर रखना है, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो ऑफन जो है इसमें एक एडवर्ब है, इस लिस्ट में देखिए ये दिया हुआ है। तो होना क्या चाहिए था, रूल हमारा कहता है कि अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो उसके बाद हम इनको इस्तेमाल करते हैं फौरी बात। तो यहाँ पे देखिए हैव आ गया हेल्पिंग वर्ब, तो ऑफन यहाँ की बजाय हमने इसके फौरी बाद इस्तेमाल कर देना है, वी हैव ऑफन विजिटेड कागान, तो ये करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे रूल्स, करेक्शन ऑफ एरर्स एंड द यूज ऑफ एडवर्ब के। हमारा एडवर्ब का जो पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो गया। हमारी एक स्टोरी हाउ इट हैपेंड ये भी कंप्लीट होगी। इसके बाद आई होप कि हमारी जहां तक मेरा ख्याल है 2 स्टोरीज रहती हैं, या आई गेस, या फिर अगर मैं गलत हूँ तो 3 रहती होंगी, वो रह गई हैं। तो अगले वीक में मैं कोशिश करूंगा आपको एक स्टोरी के साथ जो नेक्स्ट होगा करेक्शन ऑफ एरर्स वाला, किसी एक में से पार्ट्स ऑफ स्पीच में से वो जो नेक्स्ट है वो हम कर रहे होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है तो अपनी तरफ से अनम्यूट करें अपने आप को और मुझसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यस, एनी क्वेश्चन? चलो जी, कोई सवाल नहीं है तो सी यू ऑन मंडे इंशाल्लाह। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।